नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। तो इस वाले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन लिया है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आखिर तक वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पिछला वाला वीडियो जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा। तो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है कि मौलाना गयासुद्दीन, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कुतलुग खां की उपाधि दी गई थी, कौन था ये? तो जो मौलाना गयासुद्दीन है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतलुग खां की उपाधि दी थी। ये था सुल्तान का शिक्षक, सुल्तान का टीचर था इसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के अलावा दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा से अपने पद की मान्यता लेना जरूरी नहीं समझा? तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का शासक, तो उसने जो है खलीफा से अपने पद की मान्यता लेना आवश्यक नहीं समझा था। ठीक इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक, उसने भी अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा से मान्यता लेना आवश्यक नहीं समझा, लेकिन बाद में उसको लगा कि उसको जो है मान्यता लेना चाहिए। तो शुरू में उसने नहीं लिया, बाद में लिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने न्याय विभाग पर काजी के एकाधिकार को समाप्त किया? काजी जो प्रधान न्यायाधीश होता था और ये धार्मिक व्यक्ति होता था, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने काजी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले के जो भी सुल्तान थे ना, वो काजी के निर्णयों को, उसके द्वारा लिए गए फैसलों के खिलाफ नहीं जाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को अगर कभी लगता कि काजी ने कोई गलत फैसला दिया है, काजी का निर्णय सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक काजी के विरुद्ध भी चला जाता था। तो काजी ने मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के एकाधिकार को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1351 में। 1325 से 1351 इसका शासनकाल था। तो सिंध में एक स्थान है ठट्टा, तो वहाँ पर इसकी मृत्यु हुई। देखिए क्या था, उस तरफ ना विद्रोह हो गया था, तो ये विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था गुजरात में। तो वहाँ से एक आदमी का पीछा करते हुए वो ठट्टा की ओर गया, सिंध की तरफ गया। तो रास्ते में ठट्टा में उसको जो है बुखार आ जाता है और उसी के चलते उसकी डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ पूछा गया है। तो किसी इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखा कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मतलब कि सुल्तान को उसकी रियाया से और रियाया को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये कौन लिखता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस चीज़ को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक इतिहासकार हुआ मुगल काल में, अकबर का समकालीन था, बदायूनी, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसने जो अपना इतिहास लिखा था तो उसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ये शब्द लिखे थे। तो बदायूनी जो कि सल्तनत कालीन नहीं था, मुगल कालीन था, अकबर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए किस इतिहासकार ने कहा कि मध्य युग में राज मुकुट धारण करने वालों में मोहम्मद बिन तुगलक निसंदेह योग्यतम व्यक्ति था? देखो, अधिकतर इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है, उसको पागल सुल्तान तक कहा है, विरोधी गुणों का मिश्रण कहा है। लेकिन एक कोई इतिहासकार है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत तारीफ की है, उसको योग्यतम व्यक्ति बताया है। तो ये है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, वो सच में योग्यतम व्यक्ति था, लेकिन उसके द्वारा जो भी योजनाएं लाई गई थी वो उस समय के लिए नहीं थी, ये हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किए जाने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो दोआब में इसने कर वृद्धि कर दिया था। दोआब मतलब क्या? गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो इस मतलब यहाँ कर वृद्धि किए जाने के पीछे कारण क्या था? इसने 50% कर दिया था, मतलब 1/2 कर दिया था।
टैक्स को बढ़ा दिया था, मतलब कि जितना भी किसान उत्पादन करेंगे उसका 50% कर के रूप में देना होगा। तो इसके पीछे कारण क्या था? तो देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, जिस समय वो राजगद्दी में बैठा तो उस समय जो राजकोष था वो रिक्त हो चुका था, और मोहम्मद बिन तुगलक को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इस चीज़ के लिए उसको धन की आवश्यकता थी, और धन कहाँ से मिलेगा? जनता से वसूल करो, तो टैक्स बढ़ा दो। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देवगिरी का नाम दौलताबाद से पहले किसने कुतुबाबाद रखा था? तो देखो, देवगिरी तो ये दक्षिण का एक राज्य था देवगिरी, जहाँ पर यादव वंशीय शासक रामचंद्र देव ये लोग शासन कर रहे थे। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। लेकिन दौलताबाद से पहले देवगिरी का नाम जो है कुतुबाबाद हुआ करता था। तो ये कुतुबाबाद नाम किसने रखा था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये रखा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने, जो कि 1316 से 1320 तक शासन करता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो इसने जो है देवगिरी का नाम रखा था कुतुबाबाद, कुतुबा या कुतुबाबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर कुतुबाबाद का दौलताबाद किया। तो देवगिरी का पहले हुआ कुतुबाबाद, उसके बाद हुआ दौलताबाद। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, एक मिनट, मोहम्मद बिन तुगलक करनी अपनी राजधानी परिवर्तन के आदेश को कब, अच्छा ये ना ऐसा होना था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन के आदेश को कब स्थगित किया? तो इसने जो राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया था, मतलब कि दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था, दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, तो ये कब हुआ था? तो 1326-27 में इसने जो है राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया, और चलो देवगिरी इसका नारा लगाया। मतलब कि सबको, दिल्ली की जो जनता है सबको देवगिरी मतलब दौलताबाद ले गया। लेकिन वहाँ जो है लोगों का मन नहीं लग रहा था, और जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ वहाँ हो नहीं रहा था। तो इस घोषणा को, इस आदेश को कब वापस लिया गया? 1335 में। मतलब 1335 में राजधानी वापस दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित की गई या फिर लाई गई। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, मतलब सोने चांदी के सिक्के के समान उसने जो तांबा वगैरह का सिक्का चलाया था, तो इसकी प्रेरणा उसको कहाँ से मिली, मतलब आइडिया कहाँ से आया? तो एक तो उसको आइडिया मिला चीन से। चीन में जो है कागज के सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था मंगोल शासकों के द्वारा, और वो सफल भी हुआ था। इसके बाद ईरान में जो है चमड़े का सिक्का चलाया गया था, लेकिन वो जो है असफल हो गया था। तो इसी से इसको आइडिया मिला था कि मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक, जरूर ये ना क्या होना था, अच्छा विद्रोह होना था, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टाइपिंग में ना मिस्टेक हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, ये आपको बताना है। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। कितना विद्रोह हुआ था? टोटल 34 विद्रोह हुआ था, और इन 34 विद्रोहों में से 27 विद्रोह केवल दक्षिण में हुए थे। मतलब दक्षिण में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था इसके समय में, और उन्हीं का परिणाम था, मतलब कि जो दक्षिण में जो विद्रोह हुए थे उसी के परिणाम स्वरूप फिर दक्षिण में 2 राज्यों का उदय होता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही, वो भी पूछा जाता है अक्सर। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जो कि राजपूत स्त्री से उत्पन्न हुआ था? तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का तीसरा शासक था। इसकी माता का नाम था बीबी नैला, जो कि राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। तो ये राजपूत स्त्री से उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई 1351 में थट्टा में, तो उस समय फिरोज शाह तुगलक भी वहाँ था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके मृत्यु के 3 दिन बाद ही थट्टा जो सिंध में है ना, तो वहाँ पर इसका राज्याभिषेक किया गया। तो थट्टा में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। अगला क्वेश्चन है, सोनधर क्या है? सोनधर, इसको ना ऐसे भी लिखा जाता है कई स्थानों पर, सोनधर। तो सोनधर क्या है? सोनधर क्या है? तो ये जो है ना कृषि ऋण, जो
एग्रीकल्चर वो दिया जाता है ना, कृषि ऋण, तो उसको जो है इस समय सोंधर कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक, इसके फिरोज शाह तुगलक हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, गयासुद्दीन तुगलक ने भी कृषि ऋण दिया था, और फिरोज शाह तुगलक ने तो कृषि ऋण को माफ़ भी किया था। तो ये सोंधर जो है कृषि ऋण को बोला जाता था। ध्यान रखना, कृषि ऋण मतलब किसानों को दिया जाने वाला ऋण। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा 24 कष्टप्रद करों को समाप्त किया गया? तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक, इसने जो है 24 प्रकार के कष्टप्रद करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 करों को ही रहने दिया। ये जो है इसने बोला कि इस्लाम में इन 4 करों को ही बोला गया है, तो बाकी सभी करों को इसने हटा दिया, केवल 4 को ही रहने दिया था। तो वो 4 कर कौन कौन से थे? तो पहला तो था खराज, दूसरा था जजिया, तीसरा था जकात, चौथा था खम्स। तो ये 4 कर इसके समय में लिए जाते थे। इसके अलावा बाद में फिर सिंचाई कर जोड़ दिया गया। तो 5 प्रकार के कर इसके समय लिए जाते थे, 24 प्रकार के करों को हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भूमि कर को क्या कहते थे? खराज। तो खराज भी जो है इसके समय में लिया जाता था। जो 4 बचे हुए कर थे ना, उनमें खराज भी था। खराज, जजिया, खम्स और जकात, ये 4 लिए जाते थे, प्लस सिंचाई कर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई कर लगाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। देखो, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया। सर्वाधिक संख्या में नहरों का निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। अब चूंकि इसने सर्वाधिक संख्या में नहरों का निर्माण करवाया है, तो इसने जो है सिंचाई कर लगाना भी शुरू किया। तो सिंचाई कर कितना लिया जाता था? उपज का 1/10 सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। और इसके टाइम पर जो भू राजस्व की दर थी वो 1/5 से 1/3 के आसपास होती थी। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उलेमाओं के आदेश पर फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर कितना लगाया था? तो वही 1/10। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कितने नगरों की स्थापना की गई थी? तो इसके द्वारा वैसे तो बहुत सारे नगरों का स्थापना किया गया था, ऐसा बोला जाता है, लेकिन 5 ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये 5 नगर कौन कौन से थे? इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला था फिरोजाबाद, दूसरा था फतेहाबाद, तीसरा था फिरोजपुर, चौथा था हिसार, पांचवा था जौनपुर। इनमें से जो फिरोजाबाद है ना, ये फिरोज शाह तुगलक को सर्वाधिक प्रिय था। और जो जौनपुर है, इसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां भी था, उसकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये टोटल 5 नगर इसने स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने प्राचीन स्मारकों का मरम्मत करवाया? तो देखो, जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इसको निर्माण कार्य में बड़ा मजा आता था। तो इसने जो है प्राचीन स्मारक, मतलब कि जो भी प्राचीन समय के मंदिर वंदिर रहे होंगे या कोई दूसरी इमारतें थी, तो उनका इसने मरम्मत करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार किस सुल्तान द्वारा करवाया गया? तो देखो, कुतुब मीनार जिसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, इल्तुतमिश के समय में वो पूर्ण हुआ था। और फिर आगे चल कर के वो जो है तूफान वगैरह के चलते कुछ टूट फूट गया था, मतलब समय के साथ कुछ खराबी आती जाती है। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने इसमें मरम्मत कार्य करवाया था, मतलब कि कुतुब मीनार में। इसके अलावा सिकंदर लोदी, उसने भी कुतुब मीनार में मरम्मत का कार्य करवाया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ और टोपरा से 2 स्तंभ लेख दिल्ली में लाकर स्थापित की गई थी। यह लेख किस शासक द्वारा जारी किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्तंभ लेख दिल्ली में लाकर स्थापित किया था, कहाँ से? मेरठ और टोपरा से। तो ये जो है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जारी किया गया था। तो ये 2 स्तंभ लेख जो है दिल्ली लाया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और ऐसा भी कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको पढ़वाने का भी कोशिश करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात क्या था? दीवान ए खैरात, तो ये जो है ना, दीवान ए खैरात एक प्रकार का दान विभाग था, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। इस विभाग के जरिए जो भी विधवा स्त्री हैं या फिर कोई भी बेसहारा टाइप का लोग है, तो उसको मदद किया जाता था। दीवान ए खैरात। तो आप लोग जो है खैरात से अनुमान लगाइएगा कि ये दान विभाग है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा,
क्या है, दारुल सफ़ा। तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो दारुल सफ़ा क्या था, सरकारी अस्पताल, मतलब कि राज्य की तरफ से संचालित अस्पताल था जिसमें निर्धनों को फ्री में दवाई दिया जाता था, यहाँ तक कि उनको भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी। जैसे आज के समय में होता है ना रोजगार कार्यालय, तो वैसे टाइप का इसने जो है रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंद किस विभाग से संबंधित है। इधर ना गान भी आएगा, बंदगान, दीवान ए बंदगान, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान ये क्या था, तो दास विभाग था। देखो फिरोज शाह तुगलक जो है सर्वाधिक दास प्रिय था और इसके समय में, इसके शासनकाल में 70,000 के करीब दास थे ऐसा बताया जाता है। तो उनके लिए इसने अलग से एक डिपार्टमेंट ही बना रखा था ताकि उनकी देख रेख, उनके संबंध में जो भी व्यवस्था करना है वो दीवान ए बंदगान द्वारा होता था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को वेतन पुनः नकद दिया जाना शुरू किया गया। 1 मिनट, ये थोड़ा सा कुछ ना मिस्टेक है, नकद नहीं होना चाहिए, जागीर होना चाहिए था, नकद नहीं जागीर। तो किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को वेतन पुनः जागीर के रूप में दिया जाना शुरू किया गया, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। देखो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो है नकद वेतन दिए जाने की प्रथा शुरू की थी, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है वो जो है नकद वेतन के स्थान पर फिर से सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को जागीर के रूप में वेतन देना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग द्वारा अपने जीते हुए प्रदेशों का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया। तो देखो फिरोज शाह तुगलक, मतलब कि तुगलक वंश के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तो तैमूर लंग जो है अपना मतलब कि अपने जीते हुए प्रदेशों का प्रशासक किसको नियुक्त करता है, खिज्र खां को, और यही जो है आगे चल करके सैयद वंश की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग कहाँ का शासक था। तो तैमूर लंग कहाँ का शासक था, समरकंद का शासक था। कहाँ का, समरकंद, याद रखना समरकंद का शासक था। तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण करने पर नासिरुद्दीन महमूद शाह ने किस स्थान पर शरण लिया। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि दिल्ली तुगलक वंश का अंतिम शासक था, इसी के समय में सन 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो तैमूर के आक्रमण इससे जो है पराजित होकर के ये गुजरात भाग जाता है नासिरुद्दीन महमूद शाह, और दिल्ली में तैमूर लंग तांडव मचा देता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह ने किसकी सहायता से पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। जो नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि गुजरात भाग गया था, तो इसने पुनः दिल्ली की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की। तो एक नाम याद रखेंगे, मल्लू इकबाल। क्या नाम था, मल्लू इकबाल। तो इसकी सहायता से इसने जो है फिर से दिल्ली की सत्ता प्राप्त की, मल्लू इकबाल की सहायता से। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में 32वां क्वेश्चन था ना, मलकुजात ए तैमूरी किसकी आत्मकथा है। मलकुजात ए तैमूरी, अब इसमें तैमूरी शब्द लिखा हुआ है, मतलब ये तैमूर लंग की आत्मकथा थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सर्ब क्या था। सर्ब, यहाँ जो मैंने लिखा है सर्ब, तो सर्ब क्या होता था, सिंचाई कर। सिंचाई को जो है सर्ब बोला जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई कर लगाया गया था, प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था। 1/10 लिया जाता था सिंचाई कर। वैसे वो ना फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लेना नहीं चाहता था, लेकिन उलेमा वर्ग के लोगों के कहने पर उसने सिंचाई कर लगाया था, अपनी इच्छा से नहीं। अगला क्वेश्चन है, फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है। फतवा ए जहांदारी, तो ये किसकी रचना है, फतवा ए जहांदारी। तो जियाउद्दीन बरनी, याद रखना जियाउद्दीन बरनी ये फतवा ए जहांदारी का लेखक है। और ये जो जियाउद्दीन बरनी है ये फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, शम्स अफीफ सिराज किसका समकालीन था। शम्स अफीफ सिराज ये भी फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन 2 लेखकों के नाम आपको याद रखना है। एक तो है जियाउद्दीन बरनी और दूसरा है शम्स अफीफ सिराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने अपने वार्षिक आय की गणना करवाई। तो ये फिरोज शाह तुगलक था।
इसने जो है पहली बार, मतलब कि इससे पहले जो भी सुल्तान हुए उन्होंने कभी भी अपने वार्षिक आय की गणना नहीं करवाई थी, लेकिन इसने जो है अपने वार्षिक आय की गणना करवाई कि आखिर हमें कितना आय प्राप्त हो रहा है, कहीं हम घाटे में तो नहीं चल रहे, इस टाइप से देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किया गया शंशगानी क्या था? तो ये जो शंशगानी है ना, एक प्रकार का सिक्का था, मुद्रा, एक प्रकार का सिक्का था, और इसका मूल्य कितना होता था? 6 जीतल। देखो जीतल जो है उस समय सिक्का को बोला जाता था, तो 6 जीतल के बराबर होता था शंशगानी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने पुत्र फतह खां को, फतह खां, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये उत्तराधिकारी नहीं बनता है, तो ध्यान रखेंगे। और इसने जो है ना, फिरोज शाह तुगलक ने फतह खां का नाम अपने सिक्कों में भी किया था, बिल्कुल घोषित कर दिया था कि ये मेरे बाद शासक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए किस प्रथा को, एक मिनट, ये नहीं होना, किस प्रथा को शासकों, अच्छा ये ऐसे होना था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए किस प्रथा को अन्य शासकों ने भी अपनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी प्रथा शुरू की थी जिसको दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों द्वारा भी अपनाया गया था? दिल्ली सल्तनत ही क्या, बाद में मुगल शासकों ने भी इस प्रथा को अपनाया हुआ था। ये प्रथा थी घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखे जाने की। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन बाद के शासकों ने भी इसको जारी रखा था और इसमें कई सारे सुधार भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, आदिलाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? आदिलाबाद का किला, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था, आदिलाबाद का किला। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सा नगर स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसने जहां पनाह नगर स्थापित किया था, जहां पनाह नगर। देखो दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासकों ने जिन भी नगरों की स्थापना की अक्सर पूछा जाता है, तो जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस साहित्यकार को मंगोलों ने बंदी बना लिया था? तो अमीर खुसरो को बंदी बना लिया गया था। देखो अमीर खुसरो जो है अपने बलबन के पुत्र के यहाँ वहाँ पर था, तो बलबन का पुत्र मारा जाता है और अमीर खुसरो को बंदी बना लिया जाता है। बाद में किसी प्रकार से अमीर खुसरो जो है वहाँ से बाहर निकलता है, तो अमीर खुसरो को मंगोलों ने बंदी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा और भारतीय वाद्य यंत्र वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था, उसने जो है तंबूरा और वीणा को मिलाकर के सितार का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी को किस सुल्तान के शासन काल में कारावास में समय व्यतीत करना पड़ा? तो कारावास में समय व्यतीत मतलब कि जियाउद्दीन बर्नी जो कि फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था, तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही इसको जो है जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दीवान नजर अधिकारी जिसका कार्य उपहार वितरित करना था, इस पद को किस सुल्तान द्वारा सृजित किया गया था? तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए नज़र, ध्यान रखना, वो मतलब लोगों को उपहार बांटने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की किस योजना को इतिहासकारों द्वारा सर्वाधिक आलोचना की गई है? मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएं बनाई थी उनमें से किस योजना की इतिहासकारों द्वारा सर्वाधिक आलोचना की गई है? तो वो है राजधानी परिवर्तन। इसको जो है सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण बताया गया है। देखो देवगिरी जो कि दक्षिण में, वो पता नहीं किस एंगल से साम्राज्य का केंद्र था, क्योंकि जो दक्षिण में उतना इनका पकड़ था नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे उसने उसको बना लिया, तो इसको जो है सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया गया है राजधानी परिवर्तन को। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने इस्लाम विरोधी कहा है? तो ये एक इतिहासकार था ईसामी, नाम याद रखना, इसने मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम विरोधी बताया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने भारतीयों के त्योहारों जैसे होली दीपावली में भाग लेता था? तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है भारतीयों के त्यौहार, मतलब हिंदुओं के त्यौहार, होली हो गया, दीपावली हो गया, इनमें भाग लेता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने जैन विद्वान एवं जिन प्रभु सूरी को दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने जैन आचार्य को सम्मानित किया था। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के पश्चात सत्ता प्राप्ति के लिए किनके मध्य संघर्ष आरंभ हुआ? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हुई
1412 में। तो इसकी मृत्यु के बाद दो लोगों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। एक था दौलत खां लोदी और दूसरा था खिज्र खां। तो यहाँ पर जो खिज्र खां है वो खुद को तैमूर का उत्तराधिकारी बताता था। तो इन दोनों के बीच जो है 2 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा और 1414 को ये जो है ना अपना खिज्र खां ये विजेता होता है और फिर सैयद वंश की स्थापना करता है। तो आज के जो क्वेश्चंस थे यही समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि टाइपिंग में कई जगह मिस्टेक हो जाता है तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। मैं इसको जो है सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।